दुल्हन के रूप में पूरी तैयार हो चुकी प्रिया आईने के सामने अपना फटा लहंगा लेकर बैठकर रो रही है और कमरे में आई अपनी बहन से कहती है, दीदी देखो मेरी शादी का लहंगा फट गया। अगर तुमने मेरे लिए लहंगा डिजाइन किया होता तो ये नौबत ना आती। अब तुम ही इस लहंगे को ठीक कर सकती हो। मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, तुम्हारा लहंगा फटा है तुम जानो। प्रिया सगी बहन होने के बावजूद भी अपनी बहन की मदद किए बिना चली जाती है और ये सब कुछ शांति देख लेती है। वो बाहर जाती है जहां सारे बाराती कुर्सियों पर बैठे थे। तभी उसकी नजर प्रिया की जेठानी काजल पर पड़ती है। काजल बेटा, नेहा का लहंगा फट गया, वो बहुत रो रही है। अब तुम ही कुछ कर सकती हो। हाँ हाँ आंटी जी, क्यों नहीं। अरे बहन, नेहा भी तो इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर है, उसे ही बोल देती। उस औरत की बात सुनकर काजल को थोड़ी हैरानी तो होती है, पर वो प्रिया के पास जाती है। प्रिया, आंटी बता रही थी कि तुम्हारी बहन भी बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है, फिर भी तुमने इतना साधारण लहंगा लिया। वो मुझे ज्यादा भारी कपड़े पसंद नहीं, इसीलिए मैंने अपने लिए सिंपल लहंगा लिया था। चलो कोई बात नहीं, घर में कोई सिलाई मशीन है तो दे दो, मैं भी तुम्हारा लहंगा ठीक कर देती हूँ। प्रिया काजल को हाथ वाली सिलाई मशीन लाकर देती है, जिसका इस्तेमाल कर काजल उसका लहंगा ठीक कर देती है। और कुछ ही देर में प्रिया शादी करके अपने गरीब ससुराल जाती है और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है, तो इसलिए वो प्रिया को बुलाने उसके कमरे में जाती है, जहां काजल अपनी देवरानी को सिंपल साड़ी पहने देखती है और साथ में देखती है बेड पर पड़ी सिंपल साड़ियां और 2 सूट को, तो बड़ी हैरान होती है। प्रिया, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुमने इतनी सिंपल साड़ी पहनी है और ये सारे कपड़े भी बड़े सिंपल से हैं। तुम्हारी बहन फैशन डिजाइनर है, पर तुम इतने सादे कपड़े क्यों पहनती हो। हाँ दीदी, मैंने आपको बताया था ना, मुझे सिंपल कपड़े ही पसंद है और मेरी दीदी बहुत चटक मटक कपड़े बनाती है जो मुझे नहीं पसंद। चलो कोई बात नहीं। कुछ ही देर में प्रिया सबके लिए खाना बनाती है और सभी खाना खाकर प्रिया की काफी तारीफ करते हैं। बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया। और दिवाकर बेटा, कल बहू को पगफेरे की रस्म के लिए उसके मायके ले जाना। हाँ माँ, मुझे याद है। इतना बोल दिवाकर खाना खाकर ऑफिस के लिए चला जाता है और काजल कुछ सिलाई के लिए कपड़े लेकर कमरे में जाती है और जमीन पर बैठकर एक सूट का कपड़ा काटने लगती है। मेरी देवरानी कितने सादे कपड़े लेकर आई है। अब वो यहाँ से अपने मायके ऐसे सिंपल कपड़े में जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। बस आज रात तक का समय है मेरे पास, मैं एक प्यारा सा सूट सिलकर प्रिया के लिए तैयार कर दूंगी। कटिंग के बाद वो मशीन पर बैठती है और सिलाई करती है। सूट सिलते सिलते काजल को रात हो जाती है और प्रिया उसके कमरे में आती है। जेठानी जी, आप रात में किसके लिए ये कपड़े बना रही हैं? शाम का खाना भी बनाना है, आप मुझे बता दीजिए। ये सूट मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। मैं तुम्हारी बहन जितनी बड़ी फैशन डिजाइनर तो नहीं, पर छोटी मोटी दर्जी तो हूँ ही। अब तुम यहाँ से अपने मायके जाओगी ऐसे सादे कपड़े पहनकर, तो लोग क्या कहेंगे। अपनी जेठानी का ये प्यार देखकर काजल को अपनी बहन की बातें याद आती हैं, जहां कमरे में एसी में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही प्रिया से शांति कहती है, तू इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर होकर भी अपनी बहन की शादी का लहंगा नहीं बना रही। कम से कम मार्केट जाकर उसके साथ 7 से 8 जोड़े कपड़े तो खरीद ले। अब क्या वो खाली हाथ ससुराल जाएगी? तुझे कपड़ों की पहचान है। बेकार में मैं इसकी शादी में यहाँ आ गई तुम्हारे कहने पर। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जा रही हूँ उसके साथ मार्केट। नाराज नेहा उसके साथ मार्केट जाती है और पूरे रास्ते उसे सुनाती है, मैं माँ के कहने पर तेरे साथ मार्केट तो आ गई, पर मैं तेरी शॉपिंग नहीं करवाऊंगी। तूने अपनी मर्जी से उस गरीब लड़के से शादी कर रही है ना, तो तू अपनी शादी की शॉपिंग भी खुद कर। और जब सारी शॉपिंग हो जाए तो इस मॉल में आ जाना, मैं यहीं बैठी मिलूंगी तुझे। इतना बोल नेहा सामने मॉल में जाकर बैठ जाती है और बेचारी प्रिया अकेली शॉपिंग करती है। उसे कपड़ों की ज्यादा पहचान नहीं थी, इसलिए वो बाहर पटरी मार्केट से ही सिर्फ 4 सिंपल साड़ी और 1-2 सूट ले लेती है। पर दीदी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिंपल कपड़े ही पसंद है। हो ना हो, इन दोनों बहन के बीच कुछ तो हुआ है, पर कोई बात नहीं, मैं भी तो दर्जी हूँ, अपनी देवरानी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, फिर चाहे वो कुछ भी बोले। अपनी जेठानी का ये प्यार देख प्रिया को काफी अच्छा लगता है और अगले दिन प्रिया अपनी जेठानी का बनाया फ्रॉक सूट पहनकर पग फेरे के लिए अपने मायके जाती है और 2-3 दिन बाद, अरे दिवाकर, बहू को छोड़कर आया है तो क्या लेने नहीं जाएगा? माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आज शाम को मैं और देवर जी मेरी देवरानी को लेने उनके मायके जा रहे हैं और मैंने अपनी देवरानी जी के लिए देखो कितनी प्यारी साड़ी बनाई है। अच्छा ठीक है, अब जाओ। अब कुछ ही देर में काजल दिवाकर के साथ प्रिया को लेने उसके मायके जाती है, जहां पहले से ही मोहल्ले की 3 औरतें बैठी होती हैं। जहां पहुंचते ही काजल अपनी साड़ी प्रिया को दिखाती है और जब मोहल्ले की औरतें ये देखती हैं कि प्रिया की जेठानी उसके लिए एक सुंदर साड़ी बनाकर लाई है, तो सभी लोग काफी तारीफ करते हैं। प्रिया बेटा, तेरी जेठानी तो तेरी बहन से भी अच्छी है। तेरी बहन इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर बन गई, पर आज तक इसने तेरे लिए कपड़ा नहीं सिला। फैशन डिजाइनर बहन से अच्छी तो तेरी दर्जी जेठानी है। इतनी भी कोई अच्छी साड़ी नहीं बनाई है, इसमें क्या है, मैं आंख बंद करके बना सकती हूँ ऐसी 10 साड़ी, पर तुम ऐसी ही ड्रेस डिजर्व करती हो प्रिया। इतना बोलकर नेहा वहां से चली जाती है।
बहन, अभी मेरे घर मेहमान आए, बाकी बातें मेहमान के जाने के बाद करना। दामाद जी, बेटा आप लोग बैठो। इतना बोल शांति रसोई में जाती है और घर आई सारी औरतें भी वहां से चली जाती हैं और काजल और दिवाकर दोनों बैठते हैं। प्रिया, ये लो तुम्हारी साड़ी, इसे पहनकर चलना और अब तुम भी तैयार हो जाओ, थोड़ी ही देर में हमें निकलना भी है। प्रिया तैयार होने के लिए कमरे में जाती है और काजल रसोई में जाकर शांति से बात करती है। माताजी, मैं शादी वाले दिन से देख रही हूँ दोनों बहनों में इतना मनमुटाव है। आज भी नेहा अपनी बहन से ऐसे बात करके गई है और सब ऐसे क्यों कह रहे थे कि बहन से अच्छी जेठानी है। भला जेठानी बहन की बराबरी कैसे कर सकती है? बेटा, तुम्हें क्या बताऊं, मेरी दोनों बेटियां जब छोटी थी तभी इनके पिताजी गुजर गए। बड़ी मुश्किल और गरीबी झेल कर मैंने इन दोनों को पढ़ाया। मेरी बड़ी बेटी हर चीज में तेज थी और उसने पढ़ाई पूरी करके फैशन डिजाइनर का कोर्स किया, एक अमीर इंसान से शादी की और आज एक लग्जरी लाइफ जी रही है। पर प्रिया पढ़ने में नालायक थी और उसने शादी भी गरीब घर में करी, इसीलिए इसकी बड़ी बहन इससे नाराज रहती है। अच्छा, ये बात है। अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा। कुछ ही देर में काजल दिवाकर प्रिया के साथ ससुराल आती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और काजल खाली समय में बैठकर नई नई डिजाइन के कपड़े बनाती है अपनी देवरानी के लिए। प्रिया देखो, मैंने ये पिंक कलर का नए स्टाइल का स्कर्ट और टॉप बनाया, पहन कर आओ। प्रिया उसे पहनकर आती है। वाओ जेठानी जी, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। प्रिया देखो, ये अभी फुल लेंथ का गाउन बना रही हूँ, इसे कल पहनकर दिखाना। ठीक है दीदी। इसी तरह से काजल अब अगले दिन तक दूसरी ड्रेस भी बना लेती है और प्रिया उसे पहनकर अपने पति से फोटो सेशन करवाती है। अपनी देवरानी को देख काजल बहुत खुश होती है और एक दिन शांति और नेहा को अपने घर अपने बर्थडे पर बुलाती है। माँ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं नहीं जाने वाली उस गरीब के घर। अगर उसने मेरी बात मानी होती तो आज वो किसी अच्छे घर की बहू होती। ये तुम दोनों बहन के बीच की नाराजगी है, लोगों के सामने दिखाना बंद करो। तुम्हें मेरी कसम है, अपनी बहन के ससुराल चल। अपनी माँ की कसम की वजह से नेहा प्रिया के ससुराल जाती है। अपनी बहन को देखकर जितनी ज्यादा खुश प्रिया होती है उतनी ही ज्यादा नाराज नेहा होती है। वहीं काजल खाने में सब कुछ नेहा की पसंद का बनाती है और सब बैठते हैं। अरे बहू, आज तुम दोनों ने मिलकर इतना सारा खाना बनाया है। हाँ माँ जी, आज मेरा जन्मदिन है, हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में तो नहीं जा सकते, पर अपने घर आए मेहमानों की पसंद का खाना तो बना सकते हैं। आज मैंने सब कुछ नेहा की पसंद का बनाया है। दीदी खाओ ना। नहीं, मेरा पेट भरा है माँ, काफी देर हो गई है हमें यहाँ आए हुए, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे बहुत से काम है। दीदी आप चले जाना, हम आपको रोकेंगे नहीं, पर मेरी भाभी ने आपके लिए एक गिफ्ट तैयार किया है, वो लेती जाना। दिवाकर के कहने पर नेहा कुछ देर और रुकती है। कुछ देर में काजल एक प्यारा सा गाउन लेकर आती है जिसे देख नेहा बड़ी हैरान होती है। ये गाउन मैंने बनाया है, मेरा भी बचपन से सपना था कि मैं एक बड़ी डिजाइनर बनूं, पर गरीबी और हालात ऐसे थे कि दर्जी बनकर रह गई। पर मैंने अपने शौक नहीं मरने दिए। माना कि हम गरीब हैं पर दिल से अमीर हैं। जरूरी नहीं कि जहां पैसा हो वहीं इज्जत और प्यार हो। इंसान को लग्जरी लाइफ से पहले अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना चाहिए और शायद प्रिया ने वही किया। काजल की यह बात सुनकर नेहा को अपने ससुराल की याद आती है, जहां उसे इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर और पैसा कमाने के बाद भी उसकी सास से इज्जत नहीं मिल रही है। पता नहीं क्या देखकर शादी कर ली मेरे बेटे ने तुझसे। तू कितनी बड़ी डिजाइनर क्यों ना बन जाए, कहलाएगी तो एक दर्जी ही, और मेरे घर में दर्जी की जगह नहीं है। एक बार खुद को देख और एक बार हमें देख, मेरे बेटे की बदौलत अमीर हुई है तू। नेहा ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी प्रिया नेहा से कहती है, दीदी प्लीज बना मत करना, जेठानी जी ने इस ड्रेस को बनाने में दिन रात एक कर दिया है। मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई। मैं इस ड्रेस को कब से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं और तुम्हारी जेठानी बिल्कुल सही कह रही है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे फैसले को गलत कहा। तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। मैं चाहती हूँ कि बस मेरी बहन खुश रहे। मैं तो बस इतना चाहती थी कि जो गरीबी और स्ट्रगल बचपन से आज तक हमने देखा है वो तू आगे ना देखे, पर अब लगता है कि तूने सही किया। काजल अपनी सूझबूझ से दोनों बहन के बीच की दूरियों को खत्म कर देती है और एक बार फिर दोनों बहन में प्यार बढ़ता है। और अब समय समय पर नेहा प्रिया को कॉल करती, बल्कि उससे मिलने उसके ससुराल भी आती है। अब काजल को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो नेहा के साथ काम करती है। हुक्म चलाने वाली जेठानी। बेटा गणेश, मैं तेरे लिए एक लड़की देखी हूँ, बहुत अच्छे परिवार से है। क्या छोटे भैया के लिए लड़की देखी जा रही है? अरे माँ, मैं क्या करूँ लड़की की फोटो देखकर। अगर आपको पसंद है लड़की तो अच्छी ही होगी। तभी वहाँ से गुजरती हुई तपस्या ये सब सुनकर कहती है, क्या बात है, देवर जी की शादी की बातें चल रही हैं। अच्छा, तो इसने भी सारी बातें सुन ली। हाँ बहू। माँ जी, फिर तो मैं भी चलूंगी रिश्ते की बात करने के लिए आपके साथ। 1-2 दिन बाद वंदना तपस्या को लेकर लड़की के घर पहुंचती है, जहाँ सोनिया अपने हाथों से सबको चाय नाश्ता देती है। कितनी संस्कारी बेटी है आपकी, मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद आई। मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है।
सही कहा माँ जी, मुझे भी अपनी देवरानी बहुत पसंद आई। अपनी देवरानी में तो मुझे मेरी छोटी बहन नजर आ रही है। मन तो कर रहा है चटमंगनी और पट ब्याह करा कर अपनी देवरानी को घर ले आऊं। ये मेरी बड़ी बहू को क्या हो, इसके मुंह से इतना शहद क्यों टपक रहा है अपनी देवरानी के लिए? वैसे तो इसकी बोली एकदम कड़वी नीम की तरह है, नीम की तरह। चलिए विभा जी, अब हम चलते हैं। कुछ देर के बाद वंदना रिश्ता पक्का कर वहाँ से चली जाती है। माँ, मैंने तो सुना था जेठानियाँ बहुत हुक्म चलाती हैं और बहुत ताने कसती हैं, पर मेरी जेठानी तो बहुत अलग है, मुझसे कितना प्यार करती है। सोचिए, शादी से पहले वो इतना प्यार कर रही हैं, तो शादी के बाद कितना करेंगी। हाँ बेटी, तो सही कह रही। तेरी जेठानी का व्यवहार देखकर तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। कुछ दिनों बाद पूरी विधि विधान के साथ गणेश और सोनिया की शादी हो जाती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। आइए देवरानी जी, घर के अंदर आइए। आप बहुत थक गई होंगी ना, रुकिए मैं ठंडा ठंडा पानी आपके लिए लेकर आती हूँ। सोनिया सोफे पर बैठी थी और तपस्या उसे पानी का ग्लास देती है। मेरी जेठानी कितनी प्यारी है, मेरा कितना ख्याल रख रही है। जाइए देवरानी जी, आप बहुत थक गई हैं, आराम कर लीजिए। ये बड़ी भाभी को क्या हो गया? ये अचानक से प्यार की भावना इनके अंदर कहाँ से आ गई? जहाँ तक मैं इन्हें जानती हूँ, ये तो मरते को एक गिलास पानी तक ना पूछे। अगले दिन सुबह सोनिया अपने कमरे में सो रही होती है और सुबह के 7 बज चुके होते हैं। तभी तपस्या उसके दरवाजे को खटखटाते हुए, दरवाजा खोलिए देवरानी जी, कितनी देर से सो रही हैं? सुबह के 7 बज गए हैं। अरे भाई, क्यों सुबह सुबह अपनी देवरानी को परेशान कर रही हो? उठ जाएगी आराम से। अपना मुंह बंद कीजिए, आपसे किसी ने आपकी राय मांगी? जाइए फ्रेश हो जाइए। तभी सोनिया दरवाजे को खोलती हुई, जी जेठानी जी, कहिए। क्या कहिए? टाइम दिख रहा है, सुबह के 7 बज गए हैं, अभी तक सो रही हो? इतनी देर से उठोगी तो घर का नाश्ता कब बनाओगी? घर में और भी बहुत काम होते हैं। जी हाँ, आप सही कह रही हैं, मैं अभी सारा काम निपटा लेती हूँ। सोनिया, मेरे लिए सबसे पहले सुबह की 1 कप चाय दे देना। मैं अभी लाती हूँ। सोनिया चाय बनाकर अपने पति को देती है। उसके बाद घर के सभी कामों को निपटा कर अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लगती है। ये अचानक से जेठानी जी का व्यवहार इतना कैसे बदल गया? शायद मेरी ही गलती है, मुझे जल्दी उठना चाहिए था। सोनिया अपनी पहली रसोई का खाना बना लेती है कि तभी वहाँ पर तपस्या आकर कहती है, ये सारी सब्जी तुमने किससे पूछकर बनाई? क्या मैंने कहा तुमसे ये सब बनाने को? पर जेठानी जी, ये सब तो मैंने अपनी पहली रसोई की खुशी में बनाया, अपनी पसंद से। कोई जरूरत नहीं है अपनी पसंद की चीज इस घर में करने की। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और मैं जो तुम्हें कहूंगी वही तुम्हें करना होगा। इसीलिए अब तुम ये सारी सब्जियां डस्टबिन में फेंको और जो मैं कहती हूँ वो बनाओ। कि एक दिन में ऐसे कैसे हुक्म जताने लग गई मेरी जेठानी मेरे ऊपर। ठीक है। अब अपनी जेठानी के अनुसार सोनिया सभी खाने को बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। भाभी, ये खाना आपने बनाया है या बड़ी भाभी ने? क्योंकि ये सारी सब्जियां तो बड़ी भाभी को पसंद है। खाना मेरी पसंद का है, पर बनाया देवरानी जी नहीं है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। कभी जेठानी कभी देवरानी की पसंद का खाना तो बनता ही रहता है हर घर में। सारा काम खत्म करने के बाद सोनिया सोफे पर बैठकर फोन पर अपनी माँ से बातें कर रही होती है। तभी तपस्या वहां आकर हुक्म जताते हुए अपनी देवरानी से कहती है, अरे क्या सारा दिन फोन में लगी रहती हो? सुनो, ये कुछ गंदे कपड़े हैं मेरे, इन्हें ले जाकर वॉशिंग मशीन में धो लो। उसके बाद मेरे कमरे की थोड़ी डस्टिंग भी कर देना। ठीक है, मैं कर देती हूँ। सोनिया सभी कपड़ों को धोती है। उसके बाद अपनी जेठानी के कमरों को साफ करती है। इसी तरह शाम को सोनिया तैयार होकर घर से निकल रही होती है। कहाँ जा रही हो बहू? माँ जी, वो इन्होंने कहा था कि शाम को बाहर आना, कहीं घूमने जाएंगे, तो वहीं जा रही हूँ। तुमने जाने से पहले एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? सीधा प्लान बना लिया। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। अगर तुम जाओगी तो घर का काम कौन संभालेगा? और वैसे भी मैं जा रही हूँ तुम्हारे जेठ जी के साथ बाहर, इसीलिए तुम घर पर रहो। ये बड़ी बहू कुछ ज्यादा ही जोर नहीं चला रही अपनी देवरानी पर? अब सोनिया चुपचाप जाकर रसोई में जूठे बर्तनों को धोने लगती है। दूसरी तरफ गणेश बाहर वेट करता हुआ, अरे यार, कब से वेट कर रहा हूँ, अब तक सोनिया नहीं आई। चलो अब घर जाकर देखता हूँ आखिर कर क्या रही है ऐसा। दूसरी तरफ